आज हमारे सामने है जेम्स एलन की 1903 में लिखी एक बहुत ही छोटी सी किताब एज अ मैन थिंकेथ। अब सवाल ये है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब आज के दौर में मतलब कितनी प्रासंगिक है, और यही समझना आज का हमारा मिशन है। किताब का जो केंद्रीय विचार है वो बाइबल की एक कहावत से आता है, इंसान अपने मन में जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। और ये एक ऐसा विचार है जो सदियों से हमारे साथ है, लेकिन आज भी हमें एक तरह से चौंकाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारी सफलता, ये सब हमारे अंदरूनी विचारों का ही एक आईना है। एक आईना। हाँ, जो कुछ भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, अच्छा या बुरा, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे अपने मन में ही है। तो आज हम इसी दावे की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये आज की दुनिया में कितना खरा उतरता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सुनने में बहुत सीधा लगता है। अच्छा सोचो अच्छा होगा, लेकिन क्या वाकई हम सिर्फ अपनी सोच पर काबू पाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, या इसमें और भी बहुत कुछ है? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। तो किताब की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत तुलना से होती है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या समझें? देखिए, ये जो तुलना है ना, ये इस किताब की कह सकते हैं पूरी नींव है। इसका सार ये है कि हमारा मन, या तो आप उसे व्यवस्थित रूप से संवार सकते हैं या फिर उसे यूं ही जंगली बढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, उसमें अच्छे बीज बोता है, पानी देता है, तो उसे क्या मिलता है? सुंदर फूल और स्वादिष्ट फल। ये हैं हमारे सकारात्मक विचार, हमारे लक्ष्य, हमारी अच्छाई। और अगर मालिक कुछ ना करे तो, मतलब उसे ऐसे ही छोड़ दें, तो बगीचा खत्म नहीं होता। यही सबसे जरूरी बात है। उसमें अपने आप जंगली घास, झाड़ियां और खरपतवार उगाते हैं। ये है हमारे बेकार, नकारात्मक और विनाशकारी विचार, डर, शक, जलन, गुस्सा। अच्छा, तो मुद्दा ये नहीं है कि मन में कुछ उगेगा या नहीं, मुद्दा ये है कि क्या उगेगा। अगर हम जानबूझकर अच्छे विचारों के बीज नहीं बोएंगे, तो नकारात्मक विचारों की जंगली घास अपने आप जगह ले लेगी। यहाँ एक बात मेरे मन में आती है। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं जी, और उनमें से कई तो हमारे नियंत्रण में भी नहीं होते। जी, कोई पुरानी याद आ गई या किसी बात पर अचानक गुस्सा आ गया, जी। तो क्या हम हर एक विचार के लिए जिम्मेदार हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एलन का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में कभी कोई नकारात्मक विचार आएगा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि एक माली की तरह हमें छंटाई करनी सीखनी होगी। छंटाई? हाँ, जब आप अपने बगीचे में एक जंगली पौधा देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसे पहचानते हैं और उसे जड़ से उखाड़ देते हैं, ताकि वो आपके अच्छे पौधों की जगह और उनका पोषण न ले ले। सही बात है। इसी तरह जब हम अपने मन में एक बेकार या हानिकारक विचार को पहचानते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हमें उसे पहचान कर उसे चुनौती देनी होगी और उसकी जगह एक मजबूत विचार को जगह देनी होगी, जैसे मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूँ। ये एक लगातार चलने वाली मानसिक बागवानी है। अच्छा, तो ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, सिर्फ अच्छा सोचने की इच्छा रखना नहीं। असल जिंदगी में इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई अपने करियर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल। किताब के अनुसार एक व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता है, मुझे कभी अच्छे मौके नहीं मिलते, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, वो असल में अपने मन में इन्हीं विचारों के बीज बो रहा है। और फिर होता क्या है? उसका दिमाग सिर्फ उन सबूतों को खोजता है जो इन विचारों को सही साबित करें। उसे सच में मौके दिखने बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो ये सोचता है, यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, या मैं अपनी कीमत कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसका दिमाग समाधान और अवसर खोजने में लग जाता है। दोनों एक ही हालात में हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनके विचारों का बगीचा उनकी हकीकत को बिल्कुल अलग बना देता है। ये तो एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी स्वसाधक भविष्यवाणी हुई है ना, जिसके बारे में आज मनोविज्ञान में भी बहुत बात होती है। एकदम सही। हम जैसा होने की उम्मीद करते हैं, हम अनजाने में वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं और नतीजा भी वैसा ही मिलता है। हाँ, आप 1903 में लिखे गए इस विचार को आज के ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के सिद्धांत से सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं। ये कोई जादुई सोच नहीं है, ये मनोविज्ञान है। हमारे विचार हमारे नजरिए को, हमारा नजरिया हमारे कामों को और
हमारे काम हमारे नतीजों को आकार देते हैं। यहाँ से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। किताब का दावा है कि हमारी सोच सिर्फ हमारे हालात ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये तो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा दावा था। हाँ, और आज ये इस किताब के सबसे प्रासंगिक हिस्सों में से एक है। एलन क्या कहें कि शरीर मन का गुलाम है। अशुद्ध विचार शरीर को बीमार करते हैं और शुद्ध विचार उसे ऊर्जा देते हैं। उस समय ये एक दार्शनिक विचार रहा होगा, लेकिन आज हमारे पास इसके पीछे का विज्ञान है। आप साइकोसोमैटिक बीमारियों की बात कर रही हैं, जहां पर मानसिक तनाव शारीरिक बीमारियों के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। आज हम जानते हैं कि लंबे समय तक का तनाव, चिंता और गुस्सा ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन पैदा करते हैं। और ये हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और हमें कई तरह की बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। अच्छा, किताब में लिखा है कि डर और चिंता वाले विचार शरीर की नसों को कमजोर कर देते हैं, जिससे बीमारियां आसानी से शरीर में घर कर लेती हैं। ये 1903 की भाषा में वही बात है जो आज का मेडिकल साइंस कह रहा है। तो इसका मतलब है कि खुश रहना सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये एक तरह की दवा भी है। तो किताब अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवहारिक सलाह देती है? किताब का समाधान बहुत सीधा है। अपने मन के बगीचे को सुंदर विचारों से भरो। वो कहते हैं कि अगर आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो अपने मन को ईर्ष्या, निराशा और नाराजगी जैसे विचारों से बचाएं। जानबूझकर अपने मन में शांति, खुशी और प्यार के विचार लाएं। दूसरों में अच्छाइयाँ देखें और सबके साथ खुशी से व्यवहार करें। जब आपका मन शांत और खुश रहेगा तो आपका शरीर भी उसी स्थिति का पालन करेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई रोजमर्रा के तनाव में फंसा है और उसके मन में लगातार चिंता वाले विचार आ रहे हैं, तो उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सिर्फ अच्छा सोचो कहना तो काफी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। पहला कदम है जागरूकता। बस ये पहचानना कि मैं इस समय चिंता कर रहा हूँ। उस विचार को बिना जज किए देखना, जैसे माली जंगली पौधे को देखता है। ठीक है। और फिर एक छोटा सा कदम उठाना। किताब कहती है अपने मन में खुशी के विचार लाओ। इसका एक व्यवहारिक तरीका हो सकता है कि आप उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आपको प्यार मिलता है। यह उस नकारात्मक विचार के पैटर्न को तोड़ने जैसा है। यह अभ्यास से आने वाली एक कला है, कोई एक दिन का जादू नहीं। और अगर हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य को बना या बिगाड़ सकती है, तो हमारे बड़े लक्ष्यों और सपनों के बारे में क्या? यहाँ तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता होगा। यहाँ एलन एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहते हैं। सपने देखने वाले लोग ही दुनिया के रक्षक हैं। दुनिया की हर महान उपलब्धि, कोई कलाकृति, कोई आविष्कार, कोई सामाजिक सुधार पहले किसी के मन में एक सपने के रूप में ही जन्मी थी। सपने हकीकत के बीज या कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होते हैं। लेकिन कई लोग सपने तो देखते हैं पर वो पूरे नहीं होते। तो क्या एलन सिर्फ सपने देखने की बात कर रहे हैं या उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो सोच जरूरी है उसकी बात कर रहे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। यहाँ निष्क्रिय कल्पना और सक्रिय दृष्टि के बीच का अंतर समझना जरूरी है। सिर्फ ये सोचना कि काश मैं अमीर होता एक निष्क्रिय कल्पना है। लेकिन एक उद्यमी जो अपने बिजनेस का एक स्पष्ट सपना देखता है, वो कैसा दिखेगा, उसके ग्राहक कौन होंगे, वो क्या मूल्य प्रदान करेंगे, ये एक सक्रिय दृष्टि है। ये दृष्टि उसके हर फैसले को दिशा देती है। अच्छा। वो उन मौकों को देख पाता है जो दूसरों को नहीं दिखते। वो उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत जुटा पाता है जहां दूसरे हार मान लेते हैं। उसका सपना उसके लिए एक चुंबक की तरह काम करता है, बिल्कुल, जो जरूरी संसाधनों और लोगों को उसकी ओर खींचता है। तो आप अपनी प्रबल महत्वाकांक्षा की तरह ही बड़े बनते हैं। बिल्कुल। ये सपनों वाली बात हमें इस किताब के सबसे मुश्किल और शायद विवादास्पद हिस्से पर ले आती है। अगर हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं तो इसका मतलब हमारी नाकामयाबी के लिए भी हम ही जिम्मेदार हुए। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। हाँ, और यही इस किताब का सबसे चुनौतीपूर्ण संदेश है। एलन के अनुसार किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो कहते हैं कि मूर्ख और आलसी लोग ही अच्छी और बुरी किस्मत में विश्वास करते हैं। वो कामयाब लोगों की सालों की मेहनत, उनके त्याग और उनकी अनगिनत असफलताओं को नहीं देखते हैं। वे सिर्फ अंतिम परिणाम देखकर उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। लेकिन ये विचार उन लोगों के लिए थोड़ा कठोर नहीं है जो सच में मुश्किल हालात में पैदा हुए हैं?
क्या गरीबी, भेदभाव या किसी गंभीर बीमारी जैसी बाहरी सच्चाइयों को सिर्फ नकारात्मक सोच कहकर खारिज किया जा सकता है? किताब इस पर क्या कहती है? यह इस दर्शन की सबसे बड़ी आलोचना भी है और इसे समझना जरूरी है। जेम्स एलन ये नहीं कह रहे हैं कि बाहरी परिस्थितियां मौजूद नहीं है या उनका कोई असर नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती। अच्छा। बल्कि हम परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह हमें परिभाषित करता है, और हमारी प्रतिक्रिया हमारे विचारों से तय होती है। एक व्यक्ति मुश्किल हालात को एक जेल की दीवार मान सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं हालातों को ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में देख सकता है। यानी हालात एक जैसे हो सकते हैं, पर उन पर की गई मानसिक टिप्पणी अलग अलग होती है। बिल्कुल। किताब कहती है कि एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक वो कमजोर व्यक्ति खुद मदद लेने को तैयार ना हो, जब तक वो खुद ताकतवर बनने का फैसला ना कर ले। इसका मतलब है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होनी चाहिए। आप किसी के लिए हालात बदल सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी सोच नहीं बदलती वो वापस उन्हीं हालात में पहुंच जाएगा। किताब में अमीर और गरीब सोच का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब सिर्फ पैसों से है? नहीं, ये पैसों से कहीं ज्यादा मानसिकता के बारे में है। एक गरीब सोच या अभाव की मानसिकता हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि क्या कमी है, क्या खतरे हैं और क्या गलत हो सकता है। ठीक है। यह सोच जोखिम लेने से डरती है। वहीं एक अमीर सोच या प्रचुरता की मानसिकता मौकों पर, विकास पर और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो आप अभाव की मानसिकता के साथ स्थायी समृद्धि हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा उसे खोने से डरते रहेंगे। अमीर बनने के लिए आपको पहले उस तरह सोचना होगा, मौकों को पहचानना, परिकलित जोखिम लेना और खुद की कीमत पर विश्वास करना। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? निचोड़ ये है कि हमारे विचार हमारे जीवन के अदृश्य वास्तुकार हैं। वे हमारे चरित्र को गढ़ते हैं, हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं और हमारे हालात को बनाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के कैदी नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों के माली हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही ये हमें एक अभूतपूर्व आज़ादी भी देती है। और इस आज़ादी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए किताब कोई व्यवहारिक सलाह देती है? हाँ, और वो सलाह वही है जहाँ से हमने शुरू किया था, छटाई करना सीखें। अच्छा। अगली बार जब कोई श्रोता थका हुआ, निराश या फंसा हुआ महसूस करे तो उसे अपने मन के बगीचे में झांकना चाहिए। खुद से पूछें, इस वक्त मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है जो मुझे रोक रहा है? क्या ये डर का विचार है, क्या ये शक का विचार है, या किसी के प्रति नाराजगी का? और एक बार जब उन विचारों को पहचान लिया जाए तो उन्हें पहचाने और उन्हें बाहर निकाल फेंके, जैसे एक माली जंगली पौधे को निकालता है। और फिर जानबूझकर उनकी जगह एक बेहतर, मजबूत और सकारात्मक विचार का बीज बोएं। ये मानसिक स्वच्छता की तरह है जिसे हमें रोज करना चाहिए। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये अपने मन का ख्याल रखने की एक जीवन भर की कला है। ऐसा करने से मन सिर्फ अच्छी और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, जिससे हम अपनी मंजिल तक जल्दी और ज़्यादा खुशी के साथ पहुंचते हैं। तो जेम्स एलन के अनुसार अगर हमें अपने जीवन के फल पसंद नहीं हैं, तो हमें शाखाओं और पत्तों को कोसने के बजाय जड़ पर काम करना होगा, और वो जड़ हमारे विचार हैं। एकदम सही। बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को संवारना होगा। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारा अंदरूनी संसार ही हमारे बाहरी संसार का निर्माण करता है, तो हमारे अपने मानसिक बगीचे में वो कौन सा एक जंगली पौधा या विचार है जिसे अगर आज निकाल दिया जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है?